डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 सिविक्स का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्लास 12 नागरिक शास्त्र का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा मॉडल पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। तो बोर्ड ने यह पेपर को जारी किया, तो इसलिए हमने इस पेपर को सॉल्व किया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हमारा मॉडल पेपर आएगा। यहाँ पे दिया है अनुक्रमांक, यानी यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, और यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब देखिए निर्देश हमें क्या दिया है। देखिए, पहला निर्देश हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए निर्देश हमें क्या दिया हुआ है। देखिए, हमें पहला निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक क्या है, बहुविकल्पीय है। और फिर चौथा है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक का लगभग से 10 शब्दों में देना, नहीं वो एक वाक्य में देना है। पांचवा है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, क्या है, लघुत्तरीय है, जिनका क्या उत्तर देना है आपको लगभग से 100 से 125 शब्दों में। छठवां देखिए निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए क्या है, नोट में कह रहा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। देखिए, जब देश आजाद हुआ उस समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, वो थी विभाजन की, यानी बंटवारे की चुनौती। तो यहाँ पे देखिए विकल्प क्या दिया है। पहला विकल्प दिया संविधान का निर्माण, दूसरा विकल्प दिया है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, और तीसरा है सी वाला योजना आयोग की स्थापना, और डी है चौथा नंबर संसद का निर्वाचन। तो देखिए जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी बंटवारे की चुनौती, लेकिन तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ए ऑप्शन है 1885 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1889 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1891, और डी ऑप्शन है 1895। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला से हो जाएगा 1885। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहला ऑप्शन ए है कि नेहरू नेहरू महाल नोबिस, और फिर बी ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल, सी ऑप्शन है गांधी मॉडल, और डी ऑप्शन है वर्धा मॉडल। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो थी नेहरू महाल नोबिस पर आधारित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा ए वाला, इस पर सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ। तो ए ऑप्शन है 1965 में, बी ऑप्शन है 1966 में, सी ऑप्शन है 1967 में, और डी ऑप्शन है 1971 में। देखिए जो ताशकंद समझौता हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी 1966 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 1966 में। अब आगे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किस दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन है 1980, और डी ऑप्शन है 1990। तो देखिए 1960 दशक को सबसे खतरनाक दशक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए छठवां क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति ने भारत में
वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की? तो ए ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1975 में जिस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई? तो ए ऑप्शन है 5 अगस्त 2020, बी ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, सी ऑप्शन है 5 अगस्त 2021 और डी ऑप्शन है 5 अगस्त 2022। तो देखिए संविधान की जो 370 धारा थी ये 5 अगस्त 2019 में खत्म की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की? तो ए ऑप्शन है 52, बी ऑप्शन है 47, सी ऑप्शन है 77 और डी ऑप्शन है 68। तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए 52। तो पहले पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? तो ए ऑप्शन है सिंहली, बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है ईसाई और डी ऑप्शन है मुस्लिम। तो देखिए श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो है सिंहली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हमारा क्या आ गया, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे हर प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में देना है, हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कब और किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी? तो देखिए चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी सन 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम लिखिए। तो एक है भूटान, दूसरा है मालदीव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निषेधाधिकार यानी वीटो पावर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य है कि यदि 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो वह इस निर्णय को वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। यानी 5 जितने भी जो 5 सदस्य हैं जो निषेधाधिकार के, उन्हें क्या मतलब 5 सदस्य जो होते हैं जो सबसे बड़े देश होते हैं उन 5 में से अगर किसी को भी एक निर्णय स्वीकार नहीं तो वो क्या करता है, वीटो पावर के अनुसार सबको रद्द कर सकता है, उसको नहीं माना जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि BWC तथा CWC का पूर्ण नाम लिखिए या पूर्ण रूप लिखिए। तो देखिए BWC का पूरा नाम है बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन, जिसे कहते हैं जैविक हथियार संधि। और जो CWC है ये है केमिकल वीपन्स कंजक्शन यानी रासायनिक हथियार संधि, जिसे लोग वायरस छोड़ते हैं लड़ाई के लिए। अब देखिए आगे जो BWC है 1972 में की गई और इस पर 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि CWC जो है 1992 में की गई और इस पर 118 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अंटार्कटिका प्रदेश पर संप्रभुता का दावा करने वाले 2 देशों के उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 है ब्रिटेन, दूसरा है अर्जेंटीना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या 565 थी। अगला क्वेश्चन है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो देखिए सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण,
राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता कुछ प्रमुख समाजवादी नेता थे। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए भारत में नियोजन के दो उद्देश्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना और दूसरा है कृषि एवं उद्योगों का सान्वित विकास करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए कह रहा है कि भारत चीन के संबंधों में खटास आने के मुख्य कारण लिखिए। दो मुख्य कारण लिखना है। तो देखिए भारत और चीन के संबंधों में खटास आने यानी मनमुटाव आने के दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना और दूसरा है भारत द्वारा 1959 में तिब्बत धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए कह रहा है कि शाह जांच आएगा। देखिए क्या है, शाह जांच आयोग का गठन कब हुआ? शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए शाह जांच आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह थे। इस आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय फर्स्ट। तो यह क्वेश्चन 5 नंबर का आपका है। तो देखिए प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, 21। देखिए कह रहा है कि वर्ष 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। तो देखिए वर्ष 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने देशव्यापी हड़ताल पर आह्वान किया। इस हड़ताल का आह्वान बोनस व सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में सरकार ने अपनी मांगों को पूर्ण करने हेतु किया गया था। सरकार से क्या अपनी मांग को पूरा करने के लिए हड़ताल किया गया था। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। रेलवे कर्मचारी की इस हड़ताल से मजदूरी के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल में संबंधित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को लगा दिया गया। अगर अंततः 20 दिनों बाद यह हड़ताल बिना किसी समझौते के ही वापस ले लिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए कह रहा है कि हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरह अवसर नहीं होता। हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर तथ्य की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर, क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीतिक का अभिन्न अंग हैं। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति और असमान अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के दरारों से बाहर की घटना नहीं है। दरारें जो होती है बाहर की घटना नहीं होती है, लेकिन हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। देखिए कैसे, नंबर 1 उदाहरण देखिए क्या है, कह रहा है कि देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चलाए गए। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे ही आंदोलन वाले राज्य हैं। दूसरा देखिए क्या है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। तीसरा है पंजाब में उठा आंदोलन प्रदेश के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग से प्रेरित था, न कि अलगाववादी राजनीति से। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, चौथा क्या है कि त्रिपुरा में भी अपवास की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण वहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए कह रहा है कि ऐसे दो मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है और इसी तरह के दो मसलों के नाम बताएं जिन पर असहमति है। तो देखिए उत्तर, भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र हैं। कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी था, इसलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। भारत ने बांग्लादेश को सहयोग दिया है। अब देखिए सहयोग के मुद्दे, देखिए भारत बांग्लादेश सहयोग के दो मुद्दे निम्नवत हैं। नंबर 1 है भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। दूसरा है भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा है
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। अब देखिए असहयोग मुद्दे। असहयोग मुद्दे देखिए क्या है। भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग 2 मुद्दे निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर 1, भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या। दूसरा है बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना और उन्हें प्रशिक्षित करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आगे देखिए, स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की दशा से है, जिससे कि राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, संकट काल में तकनीकी सहायता तथा सलाह देना, रोगी को दूर करने की योजनाएं बनाना, उन्हें कार्यान्वित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करारों को प्रस्तावित करना आदि है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। देखिए कह रहा है कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो उत्तर देखिए, रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर 1, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिण हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। तीसरा है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। चौथा देखिए क्या है। चौथा नंबर है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इनमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के मुख्य कुछ अलग स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। देखिए कह रहा है कि वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर देखिए, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की मुख्य धारणा है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की मुख्य धारणा है, सॉरी मूल धारणा है। धारणा क्या है, प्रवाह। प्रवाह अनेक प्रकार के होते हैं। विश्व के एक भाग में विचारों का दूसरे भाग में पहुंचाना जो होता है प्रवाह होता है। पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना, पूंजी का एक से अधिक स्थानों पर आवागमन यानी ले जाना लाना, और फिर वस्तुओं का एक से अनेक स्थानों पर पहुंचाना तथा व्यापार एवं उत्तम आजीविका की खोज में विश्व के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा आवागमन यह सर्वाधिक आवश्यक तथ्य है। दोस्तों इसी प्रकार से आएगा हमारा बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर। तो यहाँ तक कि हमने पेपर को सॉल्व कर दिया है, बाकी का पेपर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको यहाँ पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।